मिला टाइम्स में खुश आमदीद। पूरी दुनिया में जिस मुल्क की आवाम सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ के लोग अपने मुल्क में रहने के बजाय दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर शाम है, उसके बाद फ़लस्तीन है, उसके बाद दूसरे मुल्कों का नंबर आता है। शाम की तकरीबन 1 करोड़ की ऐसी आबादी है जो रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रही है। उनमें से 45 लाख लोग तुर्किया में रहते हैं, बकिया दूसरे मुल्कों में रहते हैं। और यही वजह है कि अब शाम में जब इनकलाब आ गया है, बशार अल असद के दौर का ख़ात्मा हो गया है, तो वहाँ के नए उबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने अपने ख़िताब में सबसे पहले यही कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अपने तमाम लोगों को अपने मुल्क में वापस लाना, उनको बसाना। उन्होंने कहा कि मैं शाम के तमाम मुहाजिरीन से अपील करता हूँ कि अब वो अपने वतन वापस लौट सकते हैं, वो शाम में दोबारा आ सकते हैं। जिस शाम से उनको निकाला गया, जिस सीरिया से उनको बाहर कदम रखने पर मजबूर किया गया, अब उस सीरिया में जुल्म के दौर का ख़ात्मा हो चुका है, ज़लालत और तारीकी के दौर का नामो निशान मिट चुका है। अब यहाँ अपने मुल्क में वो आ सकते हैं, अपने उजड़े हुए घर को देख सकते हैं, दोबारा अपना घर बसा सकते हैं, अपनी ज़मीन पर दोबारा वो अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपील की अपने तमाम भाइयों से, अपने तमाम मुहाजिरीन से कि अब शाम के दरवाज़े उनके लिए दोबारा खुल गए हैं और वो अपने वतन वापस लौट सकते हैं। तुर्की के कुछ जर्नलिस्ट ने बताया कि जब मुल्क शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ और बागियों ने, इनकलाबियों ने वहाँ कंट्रोल संभाल लिया, तो सबसे ज़्यादा खुशी थी तुर्किया में रहने वाले 45 लाख रेफ्यूजी और महाजरीन को। उनके चेहरों पर खुशियाँ थी, मसरत थी और लगातार वो जश्न मना रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बशार अल असद ने उनको अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया, उनकी निगाहों के सामने उनके बेटों को, उनके भाइयों को, उनके वालिदैन को कत्ल किया, उस बशार अल असद का वहाँ से ख़ात्मा हो चुका है, वहाँ अब आज़ादी आ चुकी है और ये अपने वतन वापस लौट सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बुरी खबर ये है कि मुल्क शाम पर इसराइल का हमला बढ़ता जा रहा है। इसराइल के इस हमला में जानी नुकसान नहीं हो रहा है, किसी की हलाकत नहीं हो रही है, लेकिन मुल्क शाम का जो फ़ौजी असासा है, वहाँ की जो नेवी है, उसके जो जंगी हेलीकॉप्टर्स है, उसके जो जंगी तैयारे हैं, उसके जो फाइटर प्लेन हैं, उन सब पर इसराइल का हमला एक एक करके हो रहा है। और अब तक 450 से ज़्यादा इसराइल का हमला मुल्क शाम में फ़ौजी ठिकानों पर हो चुका है और इजराइल का यह हमला अभी तक नहीं रुक रहा है। 8 दिसंबर के बाद इजराइल का हमला हो रहा है और 4 दिन से इजराइल का हमला लगातार जारी है। दुनिया के कई मुल्कों ने इसराइल के इस हमला की शदीद मजम्मत की है, तनकीद की है, लेकिन इजराइल का कहना है कि अपने दिफा के लिए हमला कर रहा है ताकि शाम में जिन लोगों को इख्तिदार मिला है वो हम पर हमला ना कर सके। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इजराइल को ये कैसे पता चला, उसको ये जानकारी और इंफॉर्मेशन कहां से मिली कि शाम की सरजमीन में कहां कहां बम रखे हुए हैं, वेपन्स रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए हैं, कहां कहां फाइटर्स प्लेन हैं। और एक एक ठिकाने को तलाश करके इजराइल वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, हमला कर रहा है, हर एक को निस्तो नाबूद कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि बशार अल असद ने और उसकी टीम ने गद्दारी की है। अपने मुल्क की जो खबर है, जो इंफॉर्मेशन है, उसने इजराइल को दिया और इजराइल वहां पर हमला करके हर एक को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। क्योंकि जब तक गद्दारी नहीं होगी, जब तक इंफॉर्मेशन इजराइल को नहीं दी जाएगी, इस तरह का हमला वहां पर होगा ऐसा मुमकिन नहीं है। इधर जो मौजूदा वज़ीर आज़म है मोहम्मद अल बशीर, उन्होंने कहा कि हम इजराइल के हमला को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने इदारों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो पावर है, जो इक़्तिदार है, वो लगातार हमें मुंतकिल हो रहा है, सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और जब तक सारी चीज़ें हमारे पास नहीं आ जाती, पूरा मामला हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाता, हम इजराइल के हमलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखते हैं। इधर जो बशार अल असद के दौर में वज़ीर आज़म थे मोहम्मद अल जलाली, उनका एक बयान अल अरबिया में सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बशार अल असद को बार बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उसके अलावा उनका यह भी कहना है कि पिछले कई हफ्ता से बशार अल असद के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और इनको तमाम तरह हिदायत फ़ोन के ज़रिए दी जाती थी और ये उन अहकामात पर अमल करते थे। उनका कहना है कि कई फैसलों से उन्होंने इख्तलाफ करने की कोशिश की, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया और इसी वजह से उन्होंने उन फाइलों पर दस्तखत किया। मोहम्मद अल जलाली ने यह भी कहा कि जो हुकूमत की फ़ाइलें हैं वो सभी मोहम्मद अल बशीर को मुंतकिल कर दी गई है, उनको दे दी गई है और जो कुछ है वो भी उनको दे दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने मुल्क को छोड़ दिया है
जो होम मिनिस्टर था वो भी यहाँ से गायब है, उसका भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया है या वो कहीं रोपोश हो गए हैं, लेकिन मैं मौजूद हूँ क्योंकि मैं भी बशारुल असद की पॉलिसी से एग्री नहीं करता था। मैंने कई मरतबा उनकी आइडियोलॉजी और पॉलिसी से इख्तलाफ किया, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। उनका ये भी कहना है कि बास पार्टी का जो ढांचा है मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह ये ढांचा काम करता है। इधर बास पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है हैदर, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि वो उबूरी हुकूमत के साथ हैं और जो मुल्क शाम में नया निज़ाम आएगा, नया इस्लामी जमहूरी निज़ाम कायम होगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। यानी बास पार्टी को उन्होंने अलग नहीं किया है। लेकिन बशारुल असद के हवाले से जिस तरह की बातें सामने आई हो बेहद हैरान करने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इजराइल का जो हमला है वो शाम पर बढ़ता जा रहा है। अरब मुल्कों ने इस हमले की मुखालफत की है, शदीद तनकीद की है। जो बफर ज़ोन है वहाँ भी इजराइल ने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया है, लेकिन पूरे शाम पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया। इस तरह का जो नरेटिव है, इस तरह का जो दावा है वो सरासर गलत है। तमाम वेपन्स को, तमाम हथियारों को इजराइल ने ज़रूर तबाह कर दिया है और इन हथियारों का इस्तेमाल बशारुल असद के ज़माने में इजराइल के ख़िलाफ़ कभी नहीं हुआ और अब इजराइल ने इन सब को तबाह कर दिया है। और शक जा रहा है बशारुल असद पर ही कि उसने गद्दारी की, जासूसी की और ख़ुद को बचाने के लिए या अपने बाद के आने वालों को उसने ताकत देने के बजाय उसने अपने ही मुल्क के साथ ये गद्दारी की और उसका हिसाब बशारुल असद से लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और खबर ये सामने आ रही है कि जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा है वो जल्द ही तुर्की का दौरा करने वाले हैं। वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और शाम की अगली हुकूमत कैसी हो, शाम में किन लोगों के हाथों में इक़्तिदार आए, क्या वहाँ का आइन हो, क्या निज़ाम हो, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि शाम में वहाँ की अवाम को बशारुल असद के जुल्म से जो आज़ादी मिली है, जो निजात मिली है और असद परिवार के 53 साला दौर इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ है, जिसके मज़ालिम को अत्याचारों के लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, तो इसके पीछे तुर्किया का मुकम्मल तौर पर हाथ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा कर दिया गया था और उसी के बाद मुल्क शाम पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया और खिलाफत उस्मानिया के तहत जो ममालिक थे उन पर अलग अलग यूरोपियन ताकतों ने कब्ज़ा जमा लिया। तो तुर्किया ने बशारुल असद के इक़्तिदार का ख़ात्मा करके उसका बदला ले लिया है और तुर्की ने शाम में मजबूती के साथ अपने कदम को भी जमा लिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।